नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एलडीसी एग्जाम्स को टारगेट करके ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री जो राजस्थान का सिलेबस है आपके एग्जाम्स में, उसी को लेकर के थ्योरी की क्लास चल रही थी। और उसमें पहली जो डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार, उसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज उसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपके पास होने वाला है। उसके बाद हम इस कंप्लीट हो जाएगा सेगमेंट, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे गुहिल डायनेस्टी, जो कि आपको चित्तौड़ या मेवाड़ के बारे में जानकारी मिलेगी आपको देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। गुर्जर प्रतिहार वंश को टारगेट करके किया जा रहा है, क्योंकि उसकी हम थ्योरी की क्लास पढ़ चुके हैं। अगर किसी को पहले थ्योरी पढ़िए उसके बाद एमसीक्यू करिए, तो जितने भी क्लासेज मैंने डाली हैं गुर्जर प्रतिहार की वो सारी देख लीजिएगा, और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन के रूप में। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आप देखोगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या देखिएगा आप, गुर्जरों को किस शासकों ने पराजित किया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पराजित किया। प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने या शशांक ने। गुर्जरों को किस शासक के द्वारा पराजित किया गया। तो देखिए, ये तीनों के तीनों वर्धन डायनेस्टी से, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी कि 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर के सत्ता संघर्ष हुआ था। तो शुरुआत में हम बात करें कि गुर्जरों को पराजित, तो गुर्जरों को पराजित करने की जानकारी हमको जो मिलती है वो मिलती है प्रभाकर वर्धन के बारे में, कि प्रभाकर वर्धन ने शुरुआत के दिनों में, प्रारंभिक रूप से जब गुर्जर प्रतिहार प्रारंभ में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे, तो उनको पराजित करने में भूमिका निभाई थी किसने, प्रभाकर वर्धन ने। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दो कथन है, संगत और असंगत। नागभट्ट कथन फर्स्ट क्या कहता है, नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को रोका। और कथन सेकंड क्या कहता है, नागभट्ट प्रथम की राजधानी कन्नौज थी। देखिएगा, दो क्वेश्चंस हैं, दो कथन है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को रोका, बिल्कुल। अरबों का, इस्लाम का अरबों का दुश्मन माना जाता था, आपको जानकारी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो भीनमाल शाखा थी उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, कहीं ना कहीं नागभट्ट प्रथम को जाता था। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी कन्नौज थी, तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी कन्नौज नहीं थी, नागभट्ट प्रथम की राजधानी भीनमाल थी। कन्नौज जो राजधानी बनाई थी वो नागभट्ट सेकंड के द्वारा बनाई गई थी। नागभट्ट सेकंड ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर नियंत्रण कर लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं इसी के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष लगातार चलता रहा और महिपाल तक आपको इसको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि एक कथन एक सही है और कथन दो इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में विचार कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में विचार करना है। अब विचार करने में देखिएगा, इसमें पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार शामिल थे। यह संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ था और इसका अंत नागभट्ट द्वितीय ने किया था। देखिएगा, अब अभी अपने ने बात करी थी कि त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेकर के। एक दक्षिण भारत की शक्ति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट, और एक बंगाल की डायनेस्टी थी जिसका नाम था पाल वंश, और साथ साथ में उत्तर पश्चिम के अंदर गुर्जर प्रतिहार। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा संघर्ष किसको लेकर के हुआ, कन्नौज को लेकर के हुआ, बिल्कुल। कन्नौज शक्ति का केंद्र था, व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और कन्नौज के शासक को उस समय कहीं ना कहीं भारत के राजा के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। हर्षवर्धन उस समय का एक बड़ा शासक के तौर पर जाना जाता था। तो ये बात भी सही है। इसका अंत नागभट्ट द्वितीय ने किया। अब इसको लेकर के विवाद है, तो ध्यान रखिएगा, बीसी सेन जो इतिहासकार हैं, केवल वो एकमात्र इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष कहीं ना कहीं समाप्त हो गया था नागभट्ट द्वितीय के साथ ही, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय ही वो था जिसने कहीं ना कहीं कन्नौज को एक राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अभी मैंने आपको बताया था 816 ईस्वी में, ठीक है। और बाद में गंगा में इसने समाधि ले ली थी।
लेकिन इसका अंत कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नागभट्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं महेंद्रपाल, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महीपाल, ठीक है। उसके तो कई और राजाओं का शासन आपको देखने को मिल रहा है संघर्ष के साथ, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत रूप में दिखाई देता है। तो केवल 1 और 2, तो ए इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर कथन है, ये कथन और कारण के क्वेश्चन कुछ बीच बीच में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आज के पैटर्न को देख करके एग्जाम्स के ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रारंभिक सफल प्रतिहार शासक के तौर पर रहा, कारण उसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया था। अब कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया और वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रारंभिक सफलता, तो पहला क्वेश्चन तो इसका सही है, पहला कथन, उसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा उसने इंद्रायुध को पराजित किया या चक्रायुध को पराजित किया, तो ध्यान रखिएगा उसने चक्रायुध को पराजित करके इंद्रायुध को कहीं ना कहीं सत्ता में स्थापित किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती है, तो दोनों कथन और कारण दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सही आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के समय भारत की यात्रा करी थी? अरब यात्री सुलेमान की बात की जा रही है, किस प्रतिहार शासक के समय यात्रा करी थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या महेंद्रपाल? तो ध्यान रखना है सुलेमान जो था मिहिर भोज के समय उसने यात्रा करी थी, और इस्लाम का शत्रु बताया था किसको? मिहिर भोज का। अरबों का अमित्र बताया था मिहिर भोज का। मिहिर भोज एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना था गुजर प्रतिहार में। ग्वालियर प्रशस्ति से आपको इसकी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। आदिवरा जैसा टाइटल इसके द्वारा धारण किया गया था, कुछ किताबें भी लिखी, तो ये ध्यान रखिएगा सुलेमान। नेक्स्ट, सही कथन मिलान करना है। राजशेखर, मिहिर भोज, महीपाल प्रथम और यशपाल, और सामने उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट दे रखे हैं। तो राजशेखर सिंपल सी बात है संस्कृत कवि था, तो एक आंसर बी है। अगर एक आंसर बी कहेंगे तो ये कट गया और साथ साथ में ये कट गया। अब बचते हैं ये दो। अब देखते हैं मिहिर भोज कौन था। तो मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि मिहिर भोज अरब यात्रियों द्वारा प्रशंसित था। बिल्कुल, अरब यात्रियों के द्वारा कहीं ना कहीं प्रशंसा की गई थी किसकी? मिहिर भोज के बारे में। मैंने आपको कहा मिहिर भोज के बारे में बताया था, इसकी इतनी बड़ी अश्व सेना थी जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में जाना जाता है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो इस हिसाब से ये भी कट गया और ये इसका क्या हो गया? आंसर सही। फिर भी चारों को देख लेते हैं। महीपाल प्रथम, महीपाल प्रथम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि महीपाल के बारे में जानकारी मिलती है खजुराहो अभिलेख से। किससे? खजुराहो अभिलेख से इसको जानकारी आपको देखने को मिलती है। और महीपाल के दरबार में भी रहा करता था कौन? राजशेखर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके समय एक अरब यात्री आया था अल मसूदी, इसको भी आप याद रखिएगा। और यशपाल के रूप में कि यशपाल अंतिम प्रतिहार शासक के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन फिर है, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। राजशेखर जिसने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, भुवन कोश, बाल रामायण, प्रचंड पांडव जैसी काफी सारा साहित्य देखने को मिलता है। और राजशेखर मराठी व्यक्ति के रूप में जाना जाता, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था, बिल्कुल महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था, ये बिल्कुल सही है। कथन उसने कपूर मंजरी जैसी रचना करी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों इसमें क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट, खजुराहो अभिलेख में क्षितिपाल देव किसे कहा गया? खजुराहो अभिलेख में अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से सुना है और उसको देखा है तो इसका जवाब आपके पास आसानी से बन जाएगा कि खजुराहो अभिलेख में क्षितिपाल को किसने कहा गया? मिहिर भोज को कहा गया। मिहिर भोज को तो आदिवरा के रूप में जाना गया। महेंद्रपाल आपको पता ही होगा, महीपाल प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को तो आपको पता ही है, नागावलोक के रूप में जाना जाता है। मिहिर भोज को मैंने आपको कहा था आदिवरा प्रभास भाटन के रूप में जाना जाता है। तो खजुराहो अभिलेख मैंने अभी आपको बताया था किससे रिलेटेड है? तो महीपाल प्रथम से रिलेटेड माना जाता है। कौन सा? खजुराहो अभिलेख। और उसी में इनको क्या कहा गया? क्षितिपाल देव कहा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कथन कारण है। मैंने आपको कहा कथन कारण के क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं थोड़ी आपकी प्रैक्टिस शानदार हो सके।
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शक्ति कमजोर हो चुकी थी। अब महमूद गजनवी ने तो 2 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, राज्यपाल युद्ध किए बिना कन्नौज को छोड़ करके भाग गया था। तो राज्यपाल जब था उस समय 1018 में आक्रमण हुआ था, 1019 में त्रिलोचन पाल के समय हुआ था, त्रिलोचन पाल के समय हुआ था। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि कमजोर शासक था, भाग गया था, फिर सारे के सारे जितने भी सामंत थे उन्होंने एक संगठन बनाया विद्याधर के नेतृत्व में, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं हत्या करके त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया गया था। तो दोनों ही चीजें इसमें क्या है, दोनों सही है। कथन कारण बिल्कुल सही व्याख्या करता है। कथन, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार प्रशासन के बारे में बताइए। गुर्जर प्रतिहारों के प्रशासन के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह राजतंत्रात्मक शासन था। राज्यों को प्रांत में विभाजित किया गया था और प्रांतीय अधिकारी राजस्थानीय राजपुत्र कहलाते थे। अब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया था, सामंतवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। तो राजतंत्रात्मक तो बिल्कुल ही होगा क्योंकि राजाओं का शासन था, इसमें तो कोई सोच नहीं है। राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल प्रांतों के अंदर कहीं ना कहीं विभाजित किया गया जिससे शासन को चलाया जा सके। और प्रांतीय अधिकारियों को राजस्थानीय राजपुत्र के रूप में जाना जाता था। तो तीनों के तीनों इसमें कथन और कारण, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? सिंपल प्रश्न है। राज्यपाल, त्रिलोचन पाल, यशपाल या महीपाल? तो ध्यान रखिएगा, यशपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म की बात की गई, ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहारों से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी सारे अच्छे क्वेश्चनों को मैं इसलिए लेकर के आया हूं। अपनी तरफ से न्यू क्रिएशन है। सुलेमान, मिहिर भोज, राजशेखर, महेंद्रपाल, अलबरूनी, नागभट्ट प्रथम, खजुराहो लेख, महीपाल। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन पिछले ढंग से देखे होंगे तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि मिहिर भोज सुलेमान बिल्कुल सही है, राजशेखर महेंद्रपाल बिल्कुल सही है, खजुराहो अभिलेख से महीपाल की जानकारी मिलती है। तो अलबरूनी जब जानकारी मिलती है तो वो 1019 में मिलती, क्योंकि अलबरूनी किसके साथ? गजनवी के साथ आया था। गजनवी के साथ अलबरूनी आया था, ध्यान रखिएगा। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद जैसी किताब लिखी गई थी, किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका गलत आंसर पूछा है उसमें, तो ये इसका गलत आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कथन फिर पूछेगा, प्रतिहारों ने अरबों को पश्चिम भारत में आगे बढ़ने से रोका, कारण उनकी पश्चिमी सीमा राजस्थान सिंध क्षेत्र में थी। प्रतिहारों को अरबों को पश्चिमी भारत में आगे बढ़ने से रोका, बिल्कुल प्रतिहारों ने अरबों को आगे आने ही नहीं दिया। अरबों के आक्रमण को रोकने वाला, अरबों को रोकने वाले महत्वपूर्ण भूमिका नागभट्ट के द्वारा दी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। उनकी पश्चिमी सीमा, बिल्कुल पश्चिमी सीमा सिंध क्षेत्र से लगती थी, वहां तक उसकी सीमा देखने को मिलती थी। तो दोनों ही चीजें इसमें क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल दोनों सीमा सही है और कथन कारण बिल्कुल सही है। 816 ईस्वी में, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार किसने किया? फिर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने उनको ढंग से सुना है तो इसका जवाब आपके पास आसानी से होगा कि कन्नौज पर अधिकार किसने किया? वत्सराज ने, नागभट्ट द्वितीय ने, मिहिर भोज ने या महेंद्रपाल ने? तो मैं आपको पिछले क्वेश्चनों के व्याख्या में बता चुका हूं कि 816 में कन्नौज को राजधानी के तौर पर स्थापित करने का श्रेय जाता है किसको? नागभट्ट द्वितीय को। किसको? और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसी के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मिहिर भोज के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मिहिर भोज के बारे में बताइए। उसे आदिवरा की उपाधि दी गई थी। ये भी मैंने कहा कि अगर क्वेश्चनों को ढंग से
सुनते रहेंगे, करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। उसके समय प्रतिहार शक्ति चरम पर थी, उसने पालों को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। उसने राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। इसने राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया था। राष्ट्रकूटों को पराजित करने वाला पहला शासक माना जाता है कौन सा? मिहिर भोज। तो ये तीनों की तीनों ही बातें उसके बारे में क्या है? सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज, मैंने कहा आदिवरा प्रभास बाटन या फिर मालव राज के रूप में इसको कहीं ना कहीं जाना जाता है। किताबें भी बहुत सारी इनके द्वारा देखने को मिलती हैं। शुरुआत में इसको पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी शक्ति को संगठित किया, कहीं ना कहीं चेदी वंश के साथ, सहायकों के साथ ताकत बनाई और ताकत बना करके इसने पालों को पराजित किया था। फिर सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 17, कन्नौज, भीनमाल, खजुराहो और कड़ा इलाहाबाद, आगे उनसे संबंधित जानकारी दे रखी है, का मिलान करना है कौन सा क्या है। तो कन्नौज आपको पता ही है, बाद की राजधानी थी कन्नौज, ठीक है। दूसरा भीनमाल, भीनमाल इनकी प्रारंभिक राजधानी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी खजुराहो, खजुराहो अभिलेख के बारे में बात कर चुके हैं, महिपाल की थी। और कड़ा इलाहाबाद अंतिम प्रतिहार लेख मिलता है, जिसके अंदर ये मिलता है जो आपका यशपाल है उनकी जानकारी देखने को मिलती है। और इसी में जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं यशपाल एक कहीं ना कहीं दानी शासक के रूप में जाना जाता है, उसके दान पत्र से जानकारी देखने को मिलती है। तो आंसर होगा 1 का डी। तो 1 का डी आंसर होगा। तो ये दोनों कट गए। सेकंड का सी, सेकंड का सी, तो सेकंड का सी, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, रामभद्र। तो आपको सबको पता है देवपाल पाल वंश का शासक था, जिसको पराजित किया था महिपाल मिहिर भोज के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। अल बरूनी के अनुसार, किसके अनुसार? अल बरूनी, अभी मैंने कहा था गजनवी के साथ है। तो 1019 में त्रिलोचन पाल प्रतिहार शासक पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहारों की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था 1018 के अंदर राज्यपाल के ऊपर आक्रमण हुआ और उसके बाद वो छोड़ करके भाग गया तो उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शासक बना त्रिलोचन पाल, फिर अटैक करता है कौन? महमूद गजनवी, और जानकारी मिलती है अल बरूनी। तो अल बरूनी ये कहता है कि उस समय राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, उज्जैन, बारी या मंडोर। तो ध्यान रखिएगा, अल बरूनी के अनुसार उस समय गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? बारी गुर्जरों की राजधानी के तौर पर जानी जाती है। किसके अनुसार? ध्यान रखिएगा, अल बरूनी के अनुसार। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्जर प्रतिहारों की शाखा नहीं है? कौन सी गुर्जर प्रतिहारों की शाखा नहीं है? मंडोर के प्रतिहार, भड़ोच के प्रतिहार, राजौरगढ़ के प्रतिहार, मथुरा के प्रतिहार। ये तीनों प्रतिहार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। तो मथुरा के जो प्रतिहार हैं, वो मथुरा के प्रतिहारों की कोई शाखा मथुरा में देखने को नहीं मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों के लिए उल्लेख मिलता है। पदाधिकारियों के लिए कौन सा शब्द देखने को मिलता है? रत्नी, मंत्री, युवराज या राजपुत्र। तो ध्यान रखिएगा, पदाधिकारियों के लिए जो शब्द यूज में लिया गया वो राजपुत्र है। मैंने आपको कई सारे प्रशासनिक नाम बताए थे, जैसे कोट्टापाला, दुत्तक, बालाधिकृत, महादंड नायक, महादंड पासिक। समझ में, ये सारे नाम मैंने आपको पढ़ाए थे पदाधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो याद रखिएगा इसके बारे में। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? सिंपल सा प्रश्न था। चौहानों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने, परमारों ने या गहलोतों ने? तो ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा भाग नहीं लिया गया। गुर्जर प्रतिहारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या किया था? प्रारंभ किया था। आपको पता ही है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज, और वत्सराज ने ही कहीं ना कहीं इसको शुरुआत इसकी देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वे वत्सराज के पुत्र थे। गलत हो गया साहब, वत्सराज के पुत्र कैसे होंगे? उसका पुत्र वत्सराज होगा। लगभग 50 वर्षों तक
शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोजदित्य के बीच उत्तराधिकार बनने को संघर्ष हुआ। ये तो संघर्ष कब हुआ? महेंद्रपाल के बाद हुआ। ये दो कट गए। उन्होंने सिंध पे अरबों के आक्रमण को गुजरात पंजाब के, तो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट उनकी क्या है, सही है कि उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया और गुजरात पंजाब आदि आक्रमण करने वाले की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था नागभट्ट प्रथम वो शासक है जिसने अरबों के आक्रमण को विफल किया, अरबों की शक्ति को आगे बढ़ने नहीं दिया। आरसी मजूमदार बिल्कुल ये बात कहते हैं कि अरबों के आक्रमण को रोकने वाला जो शासक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम था, ध्यान रखिएगा। बीएन पाठक ने किसे भारत का अंतिम हिंदू, बीएन पाठक, विश्वशरण पाठक ने किसे भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है? वैसे तो ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पर हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में अंतिम हिंदू शासक के तौर पर आपको पढ़ते हो हर्षवर्धन को, या दिल्ली सल्तनत में आप कई बार पढ़ते हो 14वां विक्रमादित्य के तौर पर हेमू को। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया है बीएन पाठक के अनुसार, किसको है? मिहिर भोज, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम या हर्षवर्धन। तो ध्यान रखिएगा बीएन पाठक ने कहीं ना कहीं महेंद्रपाल प्रथम को, क्योंकि महेंद्रपाल प्रथम के बारे में कहा जाता है उसने संयुक्त सेना को, जो पाल और पाल और राष्ट्रकूटों की जो संयुक्त सेना थी, उन संयुक्त सेना को पराजित करने का श्रेय जाता है किसको? महेंद्रपाल को। इसलिए महान हिंदू सम्राट के तौर पर जाना जाता है बीएन पाठक के अनुसार, इसको याद रखिएगा। ग्वालियर अभिलेखों में मलेच्छों का नाशक। अब ग्वालियर अभिलेख की जानकारी किसको मिलती है? तो आपको जानकारी, मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? विजयराज, विमल शाह, नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज। तो सिंपल सी बात है, मिहिर भोज को। किसको? मिहिर भोज को कहीं ना कहीं मलेच्छों का नाशक कहा गया है, ध्यान रखिएगा। जबकि अरबों का दुश्मन किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को, इसको भी याद रखिएगा। ढंग के, किसके? ढंग के। हमने खजुराहो अभिलेख के बारे में चर्चा करी थी। किस प्रतिहार शासक को क्षितिपाल देव कहा गया है? अब ये ध्यान रखिएगा कि ये खजुराहो जो अभिलेख है वो किस शासक का है? तो ढंग का है। किसका है? ढंग का जो अभिलेख है, परमार शासक, उसमें ये जानकारी देखने को मिलती है कि क्षितिपाल के रूप में किसको जाना जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था, आपको ध्यान रखिएगा, महिपाल प्रथम को क्षितिपाल देव के रूप में जाना जाता है। सौराष्ट्र प्रदेश प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के आधिपत्य में था। कौन सा? सौराष्ट्र, गुजरात वाला, महेंद्रपाल के आधिपत्य में था, महेंद्रपाल के। इसका प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ये महेंद्रपाल वही जिसको बीएन पाठक अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जानते हैं। तो कहां से जानकारी मिलती है? ग्वालियर से, राजौरगढ़ से, ऊना से या रामगया से। तो ध्यान रखिएगा ये जानकारी ऊना से मिलती है, गुजरात के क्षेत्र ऊना से जानकारी देखने को मिलती है कि सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर भी अधिकार किसका था? महेंद्रपाल का था, इसको ध्यान रखिएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहारों की सैन्य शक्ति और समृद्धि का वर्णन किया है? गुर्जरों की प्रतिहारों की सैन्य शक्ति और समृद्धि की जानकारी दी है। तो मैंने कहा था कौन सा शासक था जिसने कहा था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था इतनी बड़ी अश्व सेना है कि उस समय की इससे शक्तिशाली कोई अश्व सेना नहीं हो सकती। ये बात कौन बता रहा था? तो ये बात सुलेमान बता रहा था। किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार पाल राष्ट्रकूटों की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? त्रिपक्षीय संघर्ष इन तीनों के बीच में हुआ। अब इन्होंने पूछा है कि शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो मैंने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वत्सराज को जाता है, जिसने धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन स्वयं राष्ट्रकूटों से क्या हो गया था? पराजित हो गया था। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण यानी कि रणहस्तिन की उपाधि धारण करी हो। उपाधि धारण किसने करी है? वत्सराज ने। नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड या मिहिर भोज। तो ध्यान रखिएगा रणहस्तिन की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन होगा? वत्सराज होगा। कुवल्यमाला में आप देखते हो कि रणहस्तिन की जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
निम्न में से कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? राजशेखर की, राजशेखर आपको पता ही है महेंद्रपाल के दरबार में था, उसके बाद भोज सेकंड के भी समय में जानकारी मिलती है, और उसके बाद महिपाल प्रथम के दरबार में तो था ही था। इन सभी की जानकारी मिलती है किसके बारे में? राजशेखर के बारे में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, मैंने आपको कहा। मराठी प्राकृत भाषा में इन्होंने साहित्य देखने को मिलता है। तो कौन सी किताब नहीं लिखी? कपूर मंजरी लिखी है, बिल्कुल ठीक है। काव्य मीमांसा बिल्कुल लिखी है। प्रभाकर चरित्र इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया साहित्य है। जिसमें आपको यह जानकारी मिलती है कि नागभट्ट सेकंड ने गंगा में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। वो जानकारी इस पुस्तक में, ये जानकारी राजशेखर की पुस्तक नहीं है। बाल रामायण बिल्कुल राजशेखर के द्वारा लिखी है। तो प्रभाकर चरित्र नहीं लिखा गया, ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया, जिसमें जानकारी मिलती है कि इसने गंगा नदी में क्या लगा ली थी? गंगा नदी में समाधि ले ली थी। किसने? नागभट्ट सेकंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नागभट्ट सेकंड ने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इसकी जानकारी मिलती है लगभग 833 ईस्वी के आसपास, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कथन नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने अरब आक्रमणकारियों को पराजित करके पश्चिमी भारत की रक्षा की थी, बिल्कुल। तो संस्थापक माना जाएगा, बिल्कुल। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। भीनमाल शाखा का, किसका? वैसे तो आपको पता ही है मंडोर शाखा जो थी, आपको हरिश्चंद्र इनके आदि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और वंशावली शुरू होती है रज्जिल से। लेकिन भीनमाल की बात करेंगे तो नागभट्ट प्रथम को संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, और उसने अरब आक्रमणकारियों से, तो दोनों के दोनों ही सही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, बिल्कुल लिया था। मैंने कहा शुरुआत ही इन्होंने करी थी, प्रारंभ करने का श्रेय ही इनको जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के अधिकार को लेकर के हुआ था, बिल्कुल। कन्नौज की शक्ति को लेकर हुआ था, हर कोई चाहता था कन्नौज पर नियंत्रण हो सके। इस संघर्ष में पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों शामिल हुए थे, बिल्कुल। तो तीनों के तीनों इसमें क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात की गई है। सही सुमेलित कौन सा? मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि दी गई। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर विजय करी थी, बिल्कुल। 816 ईस्वी में उसको राजधानी बनाया, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम राजशेखर के दरबार में था। अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है किसके द्वारा? बीएन पाठक के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीनों की तीनों ही बातें क्या हैं? सही हैं। कथन मिहिर भोज को आदिवरा कहा जाता है, बिल्कुल। विष्णु का उपासक था, इसलिए आदिवरा भी कहा जाता है। प्रभास पाटन भी कहा जाता है, पाटन के रूप में भी कहा जाता है। मालवा का राजा या मालवराज के रूप में भी जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के वरा अवतार के रूप में उपासक था, बिल्कुल। दोनों के दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला की रचना की गई। कुवल्यमाला अधोदन सूरी की रचना, ठीक है, ठीक है। और इसी में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। वत्सराज को जो टाइटल दिया गया था, तो किसके शासनकाल में? तो वत्सराज की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो ग्वालियर प्रशस्ति आपको खुद को ही पता है। ग्वालियर प्रशस्ति जब भी आए तो मिहिर भोज याद रखिएगा, क्योंकि मिहिर भोज जानकारी का स्रोत या फिर गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी का स्रोत एक मूल रूप से ग्वालियर प्रशस्ति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर मिलान करना है। मिलान में देखिएगा, नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, मिहिर भोज और महेंद्रपाल, और सामने इनसे रिलेटेड इनकी जानकारी दे रखी है। तो नागभट्ट प्रथम कौन था? अरबों को पराजित करने वाला, बिल्कुल सही है। वत्सराज कौन था? जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या किया? प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। मिहिर भोज अभी अपने ने बात करी, आदिवरा और महेंद्रपाल
राजशेखर का आश्रयदाता, बिल्कुल। तो ये आपस में 1 2 3 4 ही सही है, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतिहारों की विशेषताएं थी। प्रतिहारों की कौन कौन सी विशेषताएं थी? क्वेश्चन देखिएगा, हर तरह का क्वेश्चन प्रतिहारों से जो बन सकता था वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया। देखिएगा, सामंतवादी प्रशासन, मैंने आपको कहा बिल्कुल सामंतवादी व्यवस्था को शुरुआत करने वाले यही माने जाते हैं। विशाल अश्व सेना थी, मैंने कहा सुलेमान ने कहा था, कहीं ना कहीं का मिहिर भोज के बाद एक विशाल अश्व सेना हुआ करती थी, और अरबों के विरुद्ध इन्होंने रक्षा करी थी। बिल्कुल, अरबों के विरुद्ध इन्होंने रक्षा करी थी। एक रक्षक के रूप में थे, एक प्रतिहार के रूप में थे, इसलिए इनको रक्षक माना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा का द्वारपाल भी माना जाता है। तो तीनों के तीनों इसमें क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जब शुरू हुआ तो धर्मपाल जब बंगाल में था तो उसी समय गद्दी पर कौन बैठा था, वत्सराज। कौन था, वत्सराज। और वत्सराज के समय ये त्रिपक्षीय युद्ध क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो सिंपल सी बात है, वत्सराज इसका मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकथन है मिहिर भोज के संबंध में, किसके, मिहिर भोज के संबंध में वापस कथन है। आदिवरा की उपाधि धारण करी, बिल्कुल। इसकी राजधानी कन्नौज रही, बिल्कुल कन्नौज रही, क्योंकि नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को राजधानी बना लिया था, तो बिल्कुल राजधानी रही। राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था, बिल्कुल राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष किया, साथ साथ में पालों से भी संघर्ष किया, और दोनों को इसने पराजित भी किया। शुरुआत में तो पराजित हो गया था, लेकिन वापस अपनी शक्ति को संगठित किया, चेदियों से सहायता ली और इनको पराजित किया। तो देखिएगा, तीनों के तीनों इसमें क्या है, सही है। किस प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? तो आपको पता ही है, जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया, तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, नागभट्ट द्वितीय। और ये वही है जिसने, मैंने आपको कहा, जिसने गंगा में क्या लगा ली थी, समाधि देखने को आपको मिलती है। समझ में आ गया? तो यही वो नागभट्ट है, और जिसने विस्तार किया, इसने बड़े क्षेत्र को जीता। कहीं ना कहीं वत्स को, कौशाम्बी को जीतने की जानकारी मिलती है, अनार्थ प्रदेश को जानकारी मिलती है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र, हिमालय वाला क्षेत्र तक ये जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके मत्स्य जनपद को इसको जीत की जानकारी मिलती है, मालवा को इसने जीता। तो लगभग बड़े क्षेत्रफल पर इसने क्या किया था, शासन स्थापित किया था, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। प्रतिहारों के प्रशासन की प्रकृति थी पूर्ण रूप से केंद्रीयकृत, गणतंत्र, सामंतवादी या धर्मतंत्र? तो प्रशासन पूर्ण रूप से कैसा था, पूर्णतः केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। हर व्यवस्था के अंदर ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था तो थी, लेकिन शासन की बागडोर डिसेंट्रलाइजेशन ना होकर सेंट्रलाइजेशन किया गया था, यानी कि शक्ति राजा के पास ही हुआ करती थी। अल-बरूनी ने किस प्रतिहार शासक के समय भारत का वर्णन किया? अल-बरूनी। अब अल-बरूनी जब मैंने आपको बात करी थी तो याद रखिएगा, इसने कहा था कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, बारी राजधानी थी। और मैंने कहा 1019, और 1019 में गद्दी पर कौन बैठा था, त्रिलोचन पाल बैठा था। उस समय जानकारी मिलती है किसकी, अल-बरूनी के बारे में। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? मिहिर भोज ने कई सारी किताबें लिखी थी, तो कौन सी नहीं है ये पूछा गया। सर्वत्र श्रृंगार प्रकाश, बिल्कुल लिखी गई। राज मार्तंड, बिल्कुल लिखी गई। कुवल्यमाला, कुवल्यमाला तो अधोधन सूरी की लिखी गई थी, अभी अपने ने पढ़ी थी, जिसमें वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया था। तो ये भी धर्म संघ। तो सिंपल सी बात है, ये किताब लिखी नहीं गई, किसके द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा। प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ? प्रतिहार जब बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गए 1093 ईस्वी के आसपास पूर्ण रूप से, तो वहां पर किस वंश ने शासन किया? गढ़वालों ने, चौहानों ने, परमार ने, सोलंकियों ने। तो ध्यान रखिएगा, इस पतन के बाद कन्नौज पर शासन किसने किया? गहड़ वालों ने शासन देखने को मिलता है। जबकि चंदेल, इससे पहले चंदेलों के नेतृत्व में एक संगठन बना था, विद्याधर के नेतृत्व में वो चंदेल था, और उसने कहीं ना कहीं राज्यपाल की हत्या भी करी थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया था। लेकिन प्रतिहारों के पतन के बाद कन्नौज पर अधिकार गहड़वालों का हुआ, याद रखिएगा। प्रतिहार वंश की राजनीतिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार क्या था? प्रतिहार वंश की राजनीतिक प्रतिष्ठा
का मुख्य आधार क्या था, उनकी प्रतिष्ठा इतनी क्यों बनी? समुद्री व्यापार के कारण। तो समुद्री व्यापार तक, समुद्री क्षेत्र तक तो उनकी सीमा ही नहीं थी। कन्नौज पर अधिकार, कौन सा? कन्नौज पर अधिकार ही उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का, क्योंकि कन्नौज उस समय भारत की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। कन्नौज पर अधिकार होना कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल स्टेटस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शासक गोंड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? भोज प्रथम, भोज प्रथम का मतलब मिहिर भोज। बात किसकी हो रही है? मिहिर भोज की, क्योंकि भोज सेकंड भी आएगा, ध्यान रखिएगा। महेंद्रपाल के बाद जब शासक गद्दी पर बैठने लगेंगे संघर्ष होगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये मिहिर भोज फर्स्ट की बात का मतलब भोज प्रथम। काकुक, देवपाल, त्रिलोचन पाल और रामभद्र, तो सिंपल सी बात है, भोज प्रथम के समय किसके साथ संघर्ष हुआ? देवपाल के साथ कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलता है। ये देवपाल जिससे रामभद्र कहीं ना कहीं पराजित हुआ था, और बाद में मिहिर भोज गद्दी पर बैठा और मिहिर भोज ने इसको कहीं ना कहीं पराजित किया था, क्योंकि मिहिर भोज को पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देवपाल इसका आंसर होगा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्धि ग्वाल प्रशस्ति की रचना हुई? ये तो सिंपल सी बात है कि किसके समय? भोज प्रथम यानी कि मिहिर भोज के समय ही ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रतिहारों का मुख्य शत्रु प्रारंभिक काल में कौन था? प्रारंभिक काल के अंदर, प्रारंभिक बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में पूछा गया, क्योंकि उसके बाद तो राष्ट्रकूट भी इनके दुश्मन हुआ करते थे, बंगाल के पाल भी इनके। प्रारंभिक कौन थे? हूण, अरब, तुर्क या मुगल? तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में कौन थे इनके दुश्मन? अरब इनके दुश्मन हुआ करते थे। टर्क तो बाद में आए थे, ध्यान रखिएगा। अरबी प्रारंभ में इनके दुश्मन हुआ करते थे। राजशेखर किसके दरबार में था? तो सिंपल सी बात है, राजशेखर महेंद्रपाल, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट, तो आपको पता होना चाहिए। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कौन था? राजशेखर आपको देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कवि, नाटककार, लेखक राजशेखर की नहीं है? मिहिर भोज की पूछी गई थी, अब पूछी गई राजशेखर की नहीं है। कौन सी नहीं है? कपूर मंजरी बिल्कुल है, काव्य मीमांसा बिल्कुल है, प्रभाकव चरित्र ये नहीं है, बाल रामायण। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट, हम इसको पढ़ चुके हैं। कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो महेंद्रपाल प्रथम का गुरु कौन होगा? राजशेखर होगा। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कौन था? राजशेखर था। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, राजशेखर के सकल मुखमंडली की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? राजशेखर ने सकल मुखमंडली की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ढूंढ करके लाना है। ये अंतिम क्वेश्चन था आज का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है कि किसकी मुखमंडनी, सकल मुखमंडनी की उपाधि किसे दी गई? महेंद्रपाल प्रथम, भोज प्रथम, महिपाल प्रथम या भोज द्वितीय? तो राजशेखर ने किसे दी? तो आपको यह भी ध्यान होगा, राजशेखर इन दोनों के दरबार में थे, ठीक है। तो इन दोनों के दरबार में आपको किसको ये उपाधि दी गई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ढूंढ कर देखिएगा। और इसी तरह आपका ये पहला टॉपिक थ्योरी और प्लस एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम शुरुआत करेंगे किसकी? गुहिल या मेवाड़ राजवंश की, जो कि एक लंबी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। उसमें भी यही करेंगे, पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद बेस्ट 50 से 100 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू लेकर के आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।